हाँ तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मिड ब्रेन। लास्ट लेक्चर में मिड ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। डोर्सल पेट्रल पार्ट, क्रूरा सेरेब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रिकुलर, सुपीरियर कोलिकुलस, इंफीरियर कोलिकुलस सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी हमारे हिंड ब्रेन की। मिड ब्रेन के बाद सेकंड पॉइंट है हिंड ब्रेन यानी रोम्बेनसेफेलम। रोम्बेनसेफेलम की बात करें तो हम लोगों ने कहा था रोम्बेनसेफेलम में दो पार्ट होते हैं, मीडियनसेफेलम एंड माइलेनसेफेलम। ये पॉइंट हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। मीडियनसेफेलम और माइलेनसेफेलम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, यहाँ कंबाइन में तीन पार्ट डिस्कस किए जाते हैं, कौन, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो तीनों का एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये ब्रेन से नीचे स्टार्ट होता है हिंड ब्रेन में स्टार्टिंग का ही एक थोड़ा सा बल्जिंग पोर्शन है एंटीरियर साइड पे, जिसे हम लोग कोन्स कहते हैं, और इसी तरह पोस्टीरियर साइड पे बड़ा बल्जिंग पोर्शन है जिसे सेरेबेलम कहते हैं। क्लियर है? बड़ा बल्जिंग पोर्शन, और फिर इनके नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होता है। क्लियर? ये पार्ट क्या क्या है? तो ये स्ट्रक्चर है पोन्स। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर है सेरेबेलम और ये स्ट्रक्चर है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्लियर है? ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे हिंड ब्रेन के, तीन पार्ट्स हैं। अगर बात करें सबसे पहले पोन्स से, तो पोन्स ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है और पोन्स से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो कि पोन्स को कनेक्ट करते हैं ऊपर मिड ब्रेन की तरफ, नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा और इस साइड सेरेबेलम में। क्लियर है? यहाँ मिड ब्रेन है। तो ये इस तरह के फाइबर्स समझ लो, ये नर्व फाइबर्स पोन्स से ओरिजिनेट होते हैं। फिर अपन सेरेबेलम पे आते हैं। तो भाई सेरेबेलम हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। क्लियर है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है ये भी दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। दो सब पार्ट्स कौन से, यानी सेरेबेलम के भी दो लोब बने हुए होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं टू सेरेबेलर। सेरिबेलम लिख लो या फिर सेरेबेलर। सेरेबेलम हेमिस्फीयर्स, तो सेरेबेलम हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट है। ये पार्ट है सेरेबेलम। क्लियर? सेरेब्रम के हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो अलग है। सेरेबेलम के हेमिस्फीयर है, सेरेबेलम हेमिस्फीयर वो अलग है। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये जो पार्ट है, ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सेरेब्रम कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि भाई कोइल्ड स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? कोइलिंग है यहाँ। अब कोइलिंग क्यों दी गई, तो ये दिया गया है कॉन्वोल्यूटेड इसलिए बनाया गया है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, ताकि एक्स्ट्रा न्यूरॉन आ सके यहाँ। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी और स्पेसिफिकेशंस की, तो सेरेबेलम ही वो पार्ट है जो हमारी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है। क्लियर है? बैलेंस बना करके रखता है। हम चलते हैं तो हमें आइडिया रहता है कि हम सीधे चल रहे हैं, हम गिरने वाले हैं तो हमें पता होता है कि हम लोग गिरने वाले हैं। ठीक है?
हम पैग वैग लगा के बहक रहे होते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल हमारा सेरेबेलम करता है, समझ रहे हो? इसलिए सेरेबेलम को हम लोग बोलते हैं गायरोस्कोप, गायरोस्कोप ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का गायरोस्कोप बोलते हैं सेरेबेलम को। क्लियर है? क्योंकि ये क्या करता है, रेगुलेट या फिर तुम लोग कंट्रोल, कंट्रोल बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी की बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, इसलिए बोलते हैं इसे गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी। क्लियर? समझ रहे हो? और हम लोगों ने क्या कहा था, ये वो पार्ट है जो कैसा है, व्हाइट मैटर का बना हुआ है, कहा था ना हम लोगों ने व्हाइट मैटर का बना हुआ है, तो लिखो व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। अब ओनली व्हाइट मैटर नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि ये वो व्हाइट मैटर है जिसके अंदर ग्रे मैटर भी प्रेजेंट है। क्लियर है? समझ रहे हो? चलो, इस सेरेबेलम से 3 फाइबर्स निकलते हैं। क्लियर है? सेरेबेलम से 3 फाइबर्स निकलते हैं, एक जाता है जो मिड ब्रेन की तरफ, एक मिड ब्रेन की तरफ कनेक्ट होता है, एक कनेक्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा की तरफ, ठीक है, और एक कनेक्ट होता है पोन्स की तरफ। इस तरह से 3 फाइबर निकलते हैं। इन तीनों को क्या कहा जाता है, जो ऊपर मिड ब्रेन की तरफ गया है इसे कहा जाता है सुपीरियर पेडंकल, सुपीरियर पेडंकल, जो नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा की तरफ गया है इसे कहा जाता है इंफीरियर पेडंकल, इंफीरियर पेडंकल, और ये जो पोन्स की तरफ गया है इसे कहा जाता है मिडिल पेडंकल, मिडिल पेडंकल। क्लियर है? समझ रहे हो? ये पार्ट, ये पेडंकल, ये फाइबर निकलते हैं। मिडिल पेडंकल में एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ध्यान देना, पहले तो लिख लो ये पार्ट किसे किससे कनेक्ट करते हैं, ये लिख लेते हैं। सुपीरियर पेडंकल क्या करता है, सुपीरियर पेडंकल कनेक्ट करता है सेरेबेलम टू मिड ब्रेन, सेरेबेलम टू मिड ब्रेन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान देना, सेरेबेलम टू मिड ब्रेन। इंफीरियर पेडंकल कनेक्ट करता है सेरेबेलम टू मेडुला, सेरेबेलम टू मेडुला। क्लियर? और मिडिल पेडंकल कनेक्ट करता है सेरेबेलम टू पोन्स। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, स्टार पॉइंट डाल के यही लिखना कि हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यानी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग हैं, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन्स जिनका नाम होता है पुर्किंजे सेल्स, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन है हमारे न्यूरल सिस्टम के पुर्किंजे सेल्स, वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ लो, मिडिल पेडंकल में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन पुर्किंजे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है भाई हमारा हैंड ब्रेन, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर है? समझ आया? पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, पुर्किंजे सेल्स ये तो हमारे हेड ब्रेन के ये 3 पार्ट है, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। पोन्स न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के नाम पे जानते हैं, 3 फाइबर्स हैं जो सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और मिड ब्रेन की तरफ जाते हैं। इसी तरह सेरेबेलम में 3 फाइबर्स हैं, पेडंकल्स हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर पेडंकल। क्लियर? अलग-अलग पार्ट को कनेक्ट करते हैं और ये सारी स्पेसिफिकेशंस हमारे सेरेबेलम के नोट करो जल्दी। जल्दी नोट
हो गया? चलो, तो ये 3 पार्ट्स, ठीक है। अब हम लोग स्पेसिफिकली इन्हें डिस्कस करते हैं, समझ लो। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं सेरेबेलम से। पॉइंट बनाओ सेरेबेलम। पॉइंट बनाओ सेरेबेलम और लिखना स्टार्ट। ये हमारी बॉडी का गायरोस्कोप है ना, तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल कर देते हैं। देखो, सेरेबेलम 2 सेरेबेलम हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ये दोनों लोग किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये मतलब एक लोग है, और ये सेकंड लोग है। ये 2 सेरेबेलम लोब है, सेरेबेलम लोब है, ये कह सकते हो। अब एक लोब है, दूसरा लोब है, ठीक है। ये दोनों लोब्स तो डिफरेंशिएट हो गए एक दूसरे से, बट वो एरिया जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, इनको हम ना तो किसी एक लेफ्ट साइड वाले का पार्ट बता सकते, ना किसी राइट साइड वाले का पार्ट बता सकते। तो इसको हम लोग तीसरा लोब मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग तीसरा लोब मान लेते हैं। ये लोब जो बन गया बीच में, ये स्पेसिफिक है, इसे हम लोग कहते हैं वर्निस लोब। ये वर्निस लोब, ये क्या है? ये भी एक सेरेबेलम हेमिस्फीयर, ये भी सेरेबेलम हेमिस्फीयर है और वो भी सेरेबेलम हेमिस्फीयर है। तो इन्हें तुम लोग सेरेबेलम लोब भी बोल सकते हो, सेरेबेलम हेमिस्फीयर। चलो देखो क्या होता है, वर्निस लोब बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये लोब है, ये जो पूरा सेरेबेलम है, ये व्हाइट मैटर का बना हुआ है, यानी इसके बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है, अंदर ग्रे मैटर होता है। जब हम स्ट्रक्चर देखने जाते हैं तो हमें ये अंदर से इस तरह की अपीयरेंस देता है, कुछ कैसी भाई, कुछ इस तरह की अपीयरेंस होती है अंदर, ठीक है, समझ लो। मतलब कोइल्ड पार्ट तो है, ये अंदर ग्रे मैटर है, बाहर व्हाइट मैटर है, तो ये थोड़ा सा ग्रेइश अपीयरेंस देता है अंदर से, इस तरह की ग्रेइश अपीयरेंस देती है दोनों सेरेबेलम लोब्स के अंदर। इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग जब इसे देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें ऐसा नजर आता है जैसे पेड़ हो, पेड़ मतलब पेड़ पे पत्ते लगे हुए हों, वो गुथे हुए से हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, पूरी झाड़ी से बना रखी है, ऐसा नजर आता है हमें, लग रहा है ना, ऐसा फीलिंग आ रही है ना ऐसी। तो देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इसी वजह से कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। इसका एक्चुअल नाम है अर्बोर विटे, अर्बोर विटे, क्लियर है, जिसे हम लोग ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसमें ग्रे मैटर भी है और व्हाइट मैटर भी है, ठीक है। जनरली मेन है सेंट्रल पार्ट में तो ग्रे मैटर है, और व्हाइट मैटर भी बाहर आउटसाइड में प्रेजेंट है, ग्रे एंड व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, ठीक है, ये है। और ये जो आउटर में व्हाइट मैटर है, यही वो सेल्स हम लोग बताते हैं भाई, पेडंकल में तो है ही है,
मिडल पेडंकल में तो ये है ही, बट यहाँ भी हम लोग इन्हें शो करते हैं। ये है पुर्किंजे सेल्स, पुर्किंजे सेल्स, क्लियर? ये पुर्किंजे सेल्स। तो ये हो गया अपना सेरेबेलम, क्लियर है? दोनों सेरेबुलर लोब्स हो गए, वर्मिस लोब हो गया, 3 लोब बन गए, ठीक है? और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। अर्बोविटेटरी ऑफ लाइफ प्रेजेंट है, पुर्किंजे सेल्स प्रेजेंट है। जल्दी लिखो उसे, ये सेरेबेलम है, ठीक है? गायरोस्कोप बोलते हैं। गायरोस्कोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। अब भाई क्या होता है, कई बार कोई मतलब शौक या पैगी वैगी पैग सैग लगा लेते हैं, दारू वारू पी लेते हैं, तो क्या होता है? ये होता है इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ये होता है ना। एक पैर इस साइड आता है तो एक पैर इस साइड आता है, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं, समझ रहे हो? कतई मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट इस पे ऐसे सेंसेस भेजता है जिससे ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता बॉडी की, ठीक है? ऐसे सिग्नल्स जनरेट करता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई दारू मतलब अल्कोहल है, अल्कोहल तुम्हारी अंग्रेजी भाषा में अल्कोहल, अल्कोहल अफेक्ट्स बैलेंसिंग of body by affecting cerebellum, cerebellum को अफेक्ट करके बॉडी का बैलेंस अफेक्ट कर देता है। और इस कंडीशन को, इस पूरी कंडीशन को, यानी ये जो दारू काम कर रही है, इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ लिख लेना, इसे कहते हैं अटैक्सिया। अटैक्सिया, अटैक्सिया ये है, समझ गए? अटैक्सिया क्या है कि भाई अल्कोहल सेरेबेलम को इफेक्ट करता है, जिससे हमारे बॉडी के बैलेंस में इफेक्ट आ जाता है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर जाने कहाँ में किधर चला हो जाता है, यानी कभी किसी नाली में पड़े मिलते, ये होता है बहका बहका सा समय हो जाता है, ठीक है? ये भाई दारू का फायदा है, तो तुम लोग फायदा समझ लो, नुकसान समझ लो। ये तो ये अटैक्सिया की कंडीशन होती है, ठीक है? नोट करो जल्दी, नोट करो। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सेरेबेलम था, सेरेबेलम कंप्लीट होता है, ठीक है? सेरेबेलम कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो पार्ट है हमारे हिंड ब्रेन का, ये किस लिए यहाँ दिया गया है या फिर इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका इंपॉर्टेंट या मेजर फंक्शन है हमारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज होती है मैक्सिमम को ये कंट्रोल करता है, ठीक है? समझ रहे हो? रेगुलेट इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, क्लियर? इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जैसे तुम्हें यहाँ अलग अलग इनवॉलेंटरी एक्टिविटी के लिए अलग अलग सेंटर होते हैं। सबसे मेजर इनवॉलेंटरी एक्टिविटी हमारे हार्ट की,
तो यहाँ एक होता है कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर होता है, क्लियर है। फिर एक मेजर इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है हमारी ब्रीदिंग की, तो यहाँ रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जैसे हम लोग रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर बोलते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर आरआरसी याद है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। नेक्स्ट एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी एक्टिविटीज, भाई कौन सा ग्लैंड कौन सा जूस कितने अमाउंट में कितनी देर तक सिक्रेट करेगा, ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटीज है ये भी हमारा मेडुला ही रेगुलेट करता है, क्लियर। तो लिखो रेगुलेट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज या एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट, और क्या करता है भाई ये मेडुला, और अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर जैसे एक मेजर इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में काउंट की जाती है हमारी वोमिटिंग एक्टिविटी, वोमिटिंग रिफ्लेक्स। हम लोगों ने बात की थी उल्टी हम लोग चाह करके नहीं कर सकते, अपने आप आते हैं, बॉडी खुद ये रिफ्लेक्स जनरेट करती है। वोमिटिंग जो एक्टिविटी है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, तो यहाँ होता है वोमिट सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर भी यही होता है मेडुला के पास, जो मेजर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में काउंट की जाती है। तो देखो मेन इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कार्डियक है, रेस्पिरेटरी है, वोमिटिंग है और डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज है, ये सारी की सारी यहाँ से रेगुलेट की जाती है। एक हमारा जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर भी यहीं से रेगुलेट किया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बीपी रेगुलेटरी सेंटर या बीपी रेगुलेशन भी यहीं से होता है। बीपी रेगुलेशन, ब्लड फ्लो का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, उसका रेगुलेशन भी यहीं से होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी मेजर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, समझ लो। निपटाओ से कंप्लीट करो, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। चलो अब ये कंप्लीट हुआ और हम लोग कुछ स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंप्लीट होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, उन्हें हम लोग यहाँ लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हैं, तो ये देखो जनरली पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई ये इस टर्म का मतलब क्या है। जैसे एक टर्म है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या होती है ये पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम में हम लोग किसे इंक्लूड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो देखो ब्रेन स्टेम हमारे मिड ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को मिला करके कहा जाता है, ठीक है, समझ लो, क्लियर। अब बात है मिड ब्रेन, तो चलो एक पार्ट है। हाइंड ब्रेन में कौन कौन से हिस्से, तो हाइंड ब्रेन में हम लोग काउंट करते हैं पोन्स को और मेडुला, यानी यहाँ सेरेब्रम को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। पोन्स मेडुला मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट एक पूछा जाता है भाई कि भाई ये क्या होता है, रास क्या होता है। ये रास पहले वाले रास से डिफरेंट है। एक रास हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रास उससे अलग है। ये क्या है, तो ये है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, क्लियर है। क्या होता है ये, किस तरह का सिस्टम है, तो इसे हम लोग कहते हैं गेट कीपर है ये हमारी बॉडी का, गेट कीपर फॉर बॉडी, हमारी बॉडी का गेट कीपर माना जाता है, क्लियर है। यानी ये क्या करता है, अलर्ट करता है बॉडी को, अलर्ट द बॉडी को अलर्ट कर देता है, बता देता है कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी अगर हो रही है तो, समझ लो। इसमें हम लोग किसे काउंट करते हैं, तो इसमें थैलेमस
थैलेमस और जनरली ब्रेन स्टेम हम लोग रफली कह देते हैं, ब्रेन स्टेम को कौन थैलेमस और ब्रेन स्टेम। हालांकि एक्चुअल में ब्रेन स्टेम नहीं कह सकते हम लोग परफेक्टली, बट एक रफ स्टेटमेंट के तौर पे थैलेमस और ब्रेन स्टेम को काउंट कर लेते हैं रास के अंदर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये दो टर्म्स हैं, निपटाओ ये दो टर्म्स हमारी न्यूरल सिस्टम से हो गया। तो ये हमारे सीएनएस के पार्ट कंप्लीट होते हैं यहाँ, सॉरी सीएनएस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जो कि ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन के तीनों पार्ट, एनसेफेलोन के तीनों पार्ट, प्रोजेंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन और डायनसेफेलोन, सॉरी प्रोजेन, मेसन एंड रोम्बेनसेफेलोन, डायनसेफेलोन प्रोजेंसेफेलोन का ही पार्ट है, ठीक है। तो तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, फोरब्रेन, मिडब्रेन और हिंडब्रेन। अब हम आते हैं सीएनएस के सेकंड पोर्शन यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट। तो देखो पॉइंट है अपने पास स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये बात करें। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे ब्रेन की एक्सटेंशन है। क्लियर है? ये हमारे ब्रेन की एक्सटेंशन है। क्लियर? समझ रहे हो? किसका हिस्सा है? सीएनएस का हिस्सा है, पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का हिस्सा है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर कहा जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सिंगल होती है, सिंगल एक्सटेंशन है। कहाँ है? मिड डोर्सल एक्सिस पे, मिड डोर्सल एक्सिस, मिड डोर्सल एक्सिस ऑफ बॉडी। क्लियर? यानी डोर्सल साइड की जो बीच वाली एक्सिस है बॉडी की, वो स्पाइनल कॉर्ड से बनी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड में भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली कहें तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ डेलिकेट पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो इसके ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होती है। क्लियर? समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, ये ब्रेन की एक्सटेंशन है। तो ब्रेन कहाँ है हमारा? क्रेनियम में। क्रेनियम से बाहर कैसे आती है? ठीक है, तो comes out of cranium, comes out of cranium through, किसके थ्रू क्रेनियम से बाहर आती है? एक फोरामेन होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू बाहर आती है। ठीक है, लार्जेस्ट फोरामेन है हमारी बॉडी का, फोरामेन ऑफ मैग्नम लार्जेस्ट फोरामेन है, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ हमारी बॉडी का सबसे बड़ा फोरामेन है, इसके थ्रू बाहर आती है। क्लियर है? और बात करें एक्सटेंशन है तो कितनी लंबी होगी, लेंथ की बात करें, लेंथ की बात करें तो तकरीबन 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्लियर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाइप जैसी है तो इसका डायमीटर भी होगा। डायमीटर कितना होता है? तो जनरली डायमीटर हम लोग बताते हैं 2 सेंटीमीटर के करीब है। समझ रहे हो? ये अब इस डायमीटर मतलब ये चौड़ाई इसकी पाइप स्पाइनल कॉर्ड की। समझ लो? चलो नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो भाई इसके ऊपर भी कवरिंग होती है,
जिसके ऊपर भी कवरिंग्स प्रेजेंट है, और उन कवरिंग्स को क्या कहा जाता है भाई, मेनिंजेस। सीएनएस की कवरिंग मेनिंजेस, और मेनिंजेस कौन सी, स्पाइनल पे तो स्पाइनल मेनिंजेस, स्पाइनल मेनिंजेस है, ठीक है, समझ रहे हो। ये भाई हमारी स्पाइनल कॉर्ड के स्पेसिफिक पॉइंट है, निपटा हुआ। ओके, ये स्पाइनल मेनिंजेस, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखेंगे। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है भाई सबसे, ठीक है, पूछे जाते हैं कई बार कि कहाँ है, मिड डोर्सल एक्सिस पे प्रेजेंट, ठीक है, समझ लो। और ये अगर हम लोग कहें ना स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट कैसे हुई है, तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किससे डेवलप हुए हैं, हमारे नर्व कॉर्ड से। क्लियर है, समझ रहे हो। तो हम लोग कहते हैं कि हमारी नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, सिंगल है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड सिंगल है, ठीक है। हालांकि ब्रेन भी नर्व कॉर्ड की डेवलपमेंट है, बट रेफरेंस स्पाइनल कॉर्ड का लिया जाता है जनरली। क्लियर है, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से कुछ और पॉइंट्स भी क्लियर हो, तो देखो फर्स्ट कि ये हमारी बॉडी का वो फोरामेन है, फोरामेन ऑफ मैग्नम, जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकल करके बाहर है। क्लियर, लार्जेस्ट फोरामेन है और ओसिपिटल बोन का फोरामेन है। ये क्या है, फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है इस तरह। क्लियर, तकरीबन 45 सेंटीमीटर एक्सटेंड होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है। क्लियर है, समझिए 45 सेंटीमीटर एक्सटेंड होने के बाद एंड हो जाती है। तो लेंथ कितनी बताते हैं हम लोग, लेंथ बताते हैं 45 सेंटीमीटर। क्लियर, 45 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। नेक्स्ट, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर कहा था हम लोगों ने, वो अलग बात है। अब इसके ऊपर कवरिंग्स होती हैं, कवरिंग्स जैसे वही स्पाइनल मेनिंजेस और स्पाइनल मेनिंजेस की तीन ही होती है, और वही तीन है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायोमेटर। क्योंकि ब्रेन की एक्सटेंशन है, ब्रेन पे जो कवरिंग होगी वो इस पे भी होगी। तो बढ़ाओ, सबसे इनसाइड में होती है पियोमेटर, पियोमेटर। क्लियर, ये क्या है, पियोमेटर। फिर अरेक्नोइड, फिर अरेक्नोइड, और सबसे आउटर में है ड्यूरामेटर। तीनों कवरिंग्स। क्लियर, समझिए। अब जो क्या है कि ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड तो यही एंड हो जाती है, ठीक है, मतलब इस तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर। ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड तो यही एंड हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही, ठीक है। ड्यूरामेटर अरेक्नोइड तो यही स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही एंड हो जाती है। पियोमेटर एक्सटेंड होती है नीचे तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इंक्लूड है। यहाँ बाहर है वर्टिब्रल कॉलम इस तरह, ठीक है। C1 से शुरू होता है सर्वाइकल से, फिर C2, C3, C4, C7, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T12 तक है, और फिर L1 पर आकर के ये खत्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। किस पे आकर के, L1 वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रा, और फिर एक्सटेंड होता है ये लास्ट तक टेल वर्टिब्रा
वेस्टिजियल है, और यहाँ लेस्ट हम बिल्कुल लिखते हैं सेक्टर, ठीक है, ये इस तरह। तो ये अब लेवलाइजेशन दो। सबसे ये आउटमोस्ट कवरिंग होती है, ये ड्यूरामेटर, फिर ड्यूरामेटर से अंदर ये अरेक्नोइड, ये क्या है, अरेक्नोइड है, और फिर ये पियामेटर वाली है अंदर, पियामेटर। ये बाहर क्या है इन तीनों कवरिंग से, तो ये है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, L1 यानी फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे आकर के स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, ठीक है। अब याद करो हम लोगों ने कहा था एक्स्ट्रा CSF स्टोर होता है L3 से L4 के बीच में, ठीक है, तो कहाँ होगी, यही होगी L3 L4, और उनके बीच में इस तरह बना हुआ होगा वो लंबर पंक्चर, ठीक है। मतलब वहाँ स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, जस्ट स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस होती है, L2 L3 L4 और ये सेल 5 और फिर ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सटेंडेड होती है, ये यहाँ लगता है वो इंजेक्शन, यहाँ थोड़ा सा बल्जिंग पार्ट बनता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बल्जिंग पार्ट बनता है, ये इस तरह इसमें लगता है इंजेक्शन, समझ रहे हो। ये क्या है, ये है नंबर पंक्चर, ये नंबर पंक्चर, क्लियर है। चलो तो समझ आया डायग्राम, स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गई लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे आकर के, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तीनों इस साइड भी ऐसे ही होंगी, हम लोगों ने एक ही साइड बनाया है, समझ रहे हो। चलो बट जहां स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है ना, यहां से स्पाइनल कॉर्ड की इस एंडिंग पे बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती है, ठीक है, बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती है ऐसे, इस एंडिंग वाले पोर्शन से काफी नर्व्स निकलती है एक साथ। तो ये हमें ऐसा लगने लगता है जैसे यहाँ झुंड सा बना हुआ हो नर्व्स का। ये क्या है, ये है तो नर्व्स, बट नर्व्स का झुंड सा हमें दिखाई देता है। ऐसे नहीं लग रहा किसी जानवर की पूंछ है, लास्ट में पूंछ वाले हिस्से में बाल बहुत ज्यादा होते हैं, वो है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, इस एंड पोर्शन का एक्चुअल नाम तो है, देखो ये जो है, ये जहां एंड हो रही है स्पाइनल कॉर्ड, इस एंड पोर्शन का यहाँ इस एंडिंग वाले पोर्शन में, इस एंडिंग पोर्शन, ये जहां स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है, ये एंडिंग पोर्शन है, तो इसे कहा तो जाता है कोनस मेडुलरिस, कोनस मेडुलरिस। बट इसके लिए जब ये इस तरह नर्व्स निकल रही होती हैं, झुंड सा बना हुआ है नर्व्स का, तो हम लोग इसको पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बताने के लिए एक और नाम दे देते हैं, इसे बोल देते हैं कौडा इक्वेनिया, कौडा इक्वेनिया। इक्वेनिया वर्ड यूज होता है घोड़े के लिए, कोडा होता है पूंछ, तो ऐसा लगता है जैसे ये है टेल ऑफ हॉर्स, घोड़े की पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टर्म भी स्पाइनल कॉर्ड के एंडिंग पार्ट कोनस मेडुलरिस के लिए यूज होती है, कौडा इक्वेनिया, क्योंकि यहाँ नर्व्स का जाल सा बना हुआ है, समझ रहे हो, क्लियर है। क्या है, नर्व्स इस तरह एक नेक लाइक फॉर्मेशन शो कर रही है, एक जाल सा बना रही है यहाँ, ठीक है, बंडल लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। ध्यान से बनाना भी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं यहाँ से, बनाओ ढंग से बनाओ इसे, जो पॉइंट ना समझ आ रहा हो दोबारा पूछ सकते हो। फोरामन ऑफ मैग्नम से एक्सटेंड होती है, क्लियर है, फोरामन ऑफ मैग्नम से निकलती है बाहर क्रेनियम से, और 45 सेंटीमीटर तक लेंथ है, इतनी एक्सटेंड होती है। इसके ऊपर भी कवरिंग्स हैं, जैसे
हमारे क्रेनियम के अंदर क्रेनियल मेनिंजेस थी, इसी तरह यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्पाइनल मेनिंजेस है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पिया मेटर इसी सीक्वेंस में होती है। ठीक है, पिया मेटर लास्ट तक एक्सटेंड होती है, और ये जो पोर्शन हम लोग कह रहे हैं ना जहाँ लास्ट तक पिया मेटर एक्सटेंड हुई है, तो देखो ये जो पिया मेटर का पार्ट है लास्ट वाला, ये हिस्सा, अब यहाँ तो सिर्फ पिया मेटर ही है ना इस हिस्से पे, अब समझ रहे हो, इस हिस्से पे तो सिर्फ पिया मेटर ही है, तो इस हिस्से को अलग से एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है फिल्म टर्मिनेल, फिल्म टर्मिनेल, ये फिल्म टर्मिनेल है। फिल्म टर्मिनेल की स्पेसिफिकेशन क्या है कि यहाँ सिर्फ पिया मेटर प्रेजेंट होती है, ओनली पिया मेटर, ओनली पिया मेटर प्रेजेंट। ठीक है, फिल्म टर्मिनेल, ये पार्ट फिल्म टर्मिनेल है। इस तरह से होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, लंबर पंक्चर जहां बनता है वहां ये नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, हालांकि हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है लंबर पंक्चर, एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड तो L1 पे ही एंड हो गई, यहाँ पिया मेटर की एक्सटेंशन है, फिल्म टर्मिनेल वाले हिस्से में होता है लंबर पंक्चर, यहाँ CSF स्टोर होता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा CSF स्टोर होता है, तो इसी में हम लोग देते हैं इंजेक्शन स्पाइनल एनेस्थीसिया का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे लंबर पंक्चर का। ठीक है, समझ लो, ये स्ट्रक्चर लंबर पंक्चर का, इस तरह लंबर पंक्चर बनता है, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्डा इक्विनिया, कोनस मेडुलरिस, दोनों एक ही पार्ट के नाम है। कॉर्डा इक्विनिया क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ से नर्व निकल रही है, दाल जैसा लग रहा है, इसलिए नाम कॉर्डा इक्विनिया दे दिया। ठीक है, हो गया, अबे हो गया क्या, चलो, तो ये स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का, क्लियर है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर था, जस्ट हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज इस लेक्चर में नहीं। ओके, गुड बाय।